आपको ये बात तो पता ही होगी कि चालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। और होता क्यों है? क्योंकि उनके पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत तेज स्पीड से चालक के अंदर भाग रहे होते हैं, बिना बैटरी लगाए भी। कितनी स्पीड से? 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो भाग रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं उनकी तापीय चाल। लेकिन इस गति से चलने के बावजूद भी बिना बैटरी लगाए चालक के अंदर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती, जबकि इलेक्ट्रॉनों के चलने की गति तो बहुत ज़्यादा है। और बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों को जो गति मिलती है वो मात्र कितनी होती है? 0.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। मतलब बैटरी लगाने के बाद ये जो छोटी सी चाल है उसकी वजह से विद्युत धारा आ जाती है, और बिना बैटरी लगाए ये जो इतनी तेज चाल है उसकी वजह से विद्युत धारा नहीं आती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि बिना बैटरी लगाए एक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भाग रहे होते हैं और उनके लिए तापीय चाल, माध्य मुक्त पथ या श्रांति काल को किस तरह से परिभाषित करते हैं, और बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों को ये जो अनुगमन वेग मिलता है वो होता क्या है, और उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो बैटरी लगाने से पहले अगर आप एक चालक तार लेते हो जिसकी लंबाई है L और उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, तो चालक की परिभाषा तो आपको पता ही होगी कि उनके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, और इनकी जो गति है वो आप ये मानकर चलिए कि लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये जो चाल होती है उसे हम कहते हैं तापीय चाल, क्योंकि इसकी वजह क्या होती है? चालक तार का ताप। मान लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हुए वहां पर एक लोहे की रॉड रखी हुई है, तो लोहा चालक होता है तो उसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो वो चारों तरफ उस लोहे के अंदर इस गति से भाग रहे होंगे 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये मान लीजिए लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी दूर जाएगा? 100 किलोमीटर दूर। लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, आगे जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन रास्ते में आगे कौन सा होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो वो जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और टकराने के बाद फिर वो अपनी दिशा को परिवर्तित करके दूसरे से टकराएगा, तो दो लगातार टक्करों के बीच में कोई एक इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय करता है उसे हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ, और दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं श्रांति काल। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि आवेश के गतिमान होने के बावजूद बिना बैटरी लगाए कोई भी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा ये होता है कि आवेश जब गतिमान होता है तो विद्युत धारा होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं, तो धारा आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि अगर आप औसत वेग निकालोगे सभी इलेक्ट्रॉनों का, और वो कैसे निकाला जाएगा? सभी के वेगों को आप जोड़ दो। मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन हैं, तो सभी के वेगों को मैंने जोड़ा और जोड़ने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या से कर दिया विभाजित, तो मुझे मिलेगी उसका क्या? औसत वेग। तो औसत वेग जो आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना आ रहा होता है? 0। वैसे आप चित्र से भी देख सकते हो कि U1 को कौन कैंसिल करेगा? U3, U2 को कौन कैंसिल करेगा? U6, और U5 को कैंसिल करेगा U4। तो सभी वेग एक दूसरे से कैंसिल होकर के औसत वेग का मान क्या आएगा? 0। तो बैटरी लगाने से पहले अगर मैं तार के किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को देखता हूं तो होगा क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे होंगे प्रति सेकंड, उतने ही इलेक्ट्रॉन दाईं ओर से बाईं ओर आ रहे होंगे। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला जो नेट आवेश है प्रति सेकंड, उसका मान कितना आएगा? 0। तो वैद्युत धारा का मान भी क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट्स अब ये तो क्लियर हो ही गया कि 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता हुआ भी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार नहीं होता। अब हमें ये देखना है कि इसी तार से अगर मैं V वोल्ट विभवांतर वाली एक बैटरी को लगा देता हूं तो उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अब किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को देखूं इस तार के को, तो इस बार क्या होगा? या तो बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन से एक सेकंड के अंदर वो बढ़ जाएंगे, या फिर दाईं तरफ से बाईं तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक सेकंड के अंदर वो बढ़ जाएगी। मगर ये बात क्लियर है कि अब इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एक नेट आवेश प्रवाहित होगा। अब कमाल की बात क्या है कि जब आप ये V वोल्ट विभवांतर की बैटरी इससे लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ जाएं, लेकिन उन्हें जो गति या चाल मिलती है उसको हम कहते हैं अनुगमन वेग, और उसका मान होता है
लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, या आप इसको ये भी कह सकते हो 0.11 मिलीमीटर प्रति सेकंड, जो कि तापीय चाल के ऊपर अध्यारोपित रहती है, उसे हम कहते हैं अनुगमन चाल। और अगर हम वेग की बात करें तो उसे कहते हैं अनुगमन वेग। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जो भाग रहा था बिना किसी रीजन के, वो तो होगा ही होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो वो एक दूसरे से टकराते हुए कहाँ जा रहे होंगे, एक दिशा में। वो बाईं तरफ भी हो सकती है या फिर दाईं तरफ भी हो सकती है, लेकिन जिस वेग से वो चलते हैं उसे कहते हैं अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग लगाई गई बैटरी के विभवांतर पर किस तरह से निर्भर करता है वो देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला तार था, और जैसे ही मैंने इससे V वोल्ट विभवांतर वाली बैटरी लगाई तो उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा एक वैद्युत क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो किसके इक्वल होता है, dV/dl के, मतलब विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये ऋणात्मक चिन्ह यहाँ ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है या कहीं ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ होता है। तो ये हमने बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल है वो तो लगा रखा है इस वाले सिरे से, ऋणात्मक लगा रखा है इससे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई दाईं तरफ। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस तार के अंदर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आएगा, और जैसे ही कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आता है तो वो एक बल का अनुभव करता है। कितना, F = QE। अगर वो धनावेश है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और अगर ऋणावेश है तो विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन होता है एक ऋणावेश। तो जैसे ही वो इस वैद्युत क्षेत्र में आता है तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है, और जो उसे गति मिलती है विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र के, उसका मान मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो बहुत कम होता है, 0.1 mm मीटर प्रति सेकंड, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। अब आप देख सकते हो कि अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और उसका एक द्रव्यमान भी है, तो बल की वजह से उसे एक त्वरण मिलेगा। त्वरण का मान क्या होगा, बल बटे द्रव्यमान, और वो यहां से कितना आ जाएगा, -EE/m। अब आप पूछोगे सर ये -EE कहां से आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -E, और वैद्युत क्षेत्र E के अंदर जैसे ही वो आया तो बल लगा उस पर -EE, त्वरण मिला -EE/m। और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो इस तार के अंदर उत्पन्न किया है इस बैटरी ने। और एक V वोल्ट की बैटरी को जब L लंबाई के तार से लगाते हैं तो अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है V/L। अब स्टूडेंट्स ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही किसी वस्तु को त्वरण मिलता है उसका वेग बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन यहां पर वेग बदलेगा तब तक, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में खींचता तो है, लेकिन खींचेगा कब तक, जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन किसी अगले इलेक्ट्रॉन से जाकर ना टकरा जाए, मतलब उसके श्रांति काल तक। तो मैं मान लेता हूं पहले इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल है T1, जब तक इस त्वरण ने इसको क्या करा, त्वरित किया, इसके वेग को बढ़ाया, और T1 श्रांति काल के अंदर इसका जो अंतिम वेग है वो कितना हो गया, V1, किसके बराबर होगा, U1 + AT1। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा, U2 + AT2। U2 क्या है, उसका प्रारंभिक वेग, और श्रांति काल उसके लिए है T2, और तभी तक ये त्वरण उसके वेग को बढ़ा सकता है। इसी तरह से आप लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंचोगे, उसका अंतिम वेग क्या आएगा, UN + ATN। अब पहले हमने क्या देखा था कि प्रारंभिक वेग जो थे बैटरी को लगाने से पहले उनका जो औसत मान आ रहा था वो आ रहा था 0। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स का आप औसत मान निकालोगे तो वो कैसा आएगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बहुत ही छोटा सा मान, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग, और उसे हम निरूपित करते हैं VD से। तो मैंने क्या करा, सभी के अंतिम चालों को जोड़ा, ये V1 है, ये V2 है, और ये कब तक जोड़ा, Vn तक, और फिर जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे कर दिया विभाजित, तो मुझे मिलेगी औसत चाल बैटरी लगाने के बाद, जिसे हम कह रहे हैं अनुगमन वेग। अब U1 U2 ये सब आप एक तरफ लिख लो, तो U1 + U2 + UN ये एक तरफ जुड़कर जब आप n से विभाजित करोगे तो प्रारंभिक वेग का जो औसत मान है वो तो आ जाएगा 0, लेकिन n का विभाजन आपको AT1 वाले जो टर्म है उनमें भी करना पड़ेगा। तो AT1 AT2 AT3 कहाँ तक, ATN तक, तो उन सभी में से A तो बाहर आ जाएगा, T1 + T2 + T3 कहाँ तक, TN तक,
और उसको विभाजित करना है n से। और ये जो श्रांति काल का औसत मान है इसे हम टाउ से निरूपित करते हैं। और ध्यान रहे कि पहले 2 अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत स्थितिक विभव तथा धारिता में टाउ का जो हमने प्रयोग किया है वो बल आघूर्ण के लिए किया है। तो A इंटू में टाउ, A अब आप लिख सकते हो माइनस का ई बटे m इंटू में टाउ। तो ये आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों को जो अनुगमन वेग मिल रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे के पूरे सूत्र के अंदर यही एक सदिश है। तो अनुगमन वेग की दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होती है। और मान क्या है उसका, इलेक्ट्रॉन का आवेश, औसत श्रांति काल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को जैसे आप इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से विभाजित करोगे आपको मिल जाएगा अनुगमन वेग। और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी बैटरी का जो विभवांतर है और तार की जो लंबाई है उस पर निर्भर करता है। तो अनुगमन वेग लगाई गई बैटरी के विभवांतर पर कैसे निर्भर करेगा, माइनस का ई, कैपिटल ई की जगह आप क्या लिखोगे, वी बटे एल इंटू में टाउ बटे एम। तो आप कह सकते हो कि अनुगमन वेग का जो मान है लगाई गई बैटरी के विभवांतर के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती, साथ ही तार की जो लंबाई है उसके कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और जो औसत श्रांति काल है, 2 टक्करों के बीच में लगने वाला औसत समय, उसके भी कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती। और ये कौन निर्धारित करेगा कि औसत श्रांति काल क्या होगा, वो निर्धारित करेगा तार का ताप, कि अगर तार का ताप कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों की तापीय चाल कम होगी, तो वो धीरे धीरे चलेंगे तो टकराने में ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो अनुगमन वेग का मान ज़्यादा आएगा। और अगर मान लीजिए आपने तार का ताप बढ़ा दिया, तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलेंगे, उनकी तापीय चाल ज़्यादा होगी, जल्दी जल्दी वो टकराएंगे, तो औसत श्रांति काल कम आएगा, जिसकी वजह से अनुगमन वेग भी कम आएगा। तो मेन बात जो यहाँ से निकल कर आती है वो ये है कि अनुगमन वेग 3 कारकों पर निर्भर करता है, लगाई गई बैटरी के विभवांतर पर, जिसके कि वो अनुक्रमानुपाती होता है। जितने ज़्यादा विभवांतर की आप बैटरी लगाओगे इलेक्ट्रॉनों को मिलने वाला अनुगमन वेग उतना ज़्यादा होगा। तार की लंबाई के कैसा होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती, कि अगर तार लंबा है तो इलेक्ट्रॉनों को मिलने वाला जो अनुगमन वेग है वो कम होता चलेगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो है औसत श्रांति काल, जिसको आप श्रांति काल से ना निर्धारित करके तापमान से निर्धारित कर सकते हो, कि तापमान अगर कम है तो श्रांति काल ज़्यादा होगा, श्रांति काल ज़्यादा है तो अनुगमन वेग ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि अनुगमन वेग चालक तार का जो ताप है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये तीनों फैक्टर डिसाइड करेंगे कि बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों को जो अनुगमन वेग मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वो कितना होगा, क्योंकि बाकी जो दोनों फैक्टर्स हैं ई और एम, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का मास, वो तो कभी बदलते ही नहीं है। आप केवल बैटरी बदल सकते हो, तार की लंबाई बदल सकते हो और तार के ताप को बदल करके औसत श्रांति काल बदल सकते हो। क्लियर है? अब हमें ये तो पता लग गया कि बैटरी लगाने के बाद ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो सभी दिशाओं में तापीय चाल से भाग रहे थे, बैटरी लगाने के बाद एक निश्चित चाल से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग। और इस अनुगमन वेग की वजह से ही चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इस अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हो।